कि मानववाद और ब्राह्मणवाद के बीच चल रही जंग में किस ओर हो तुम, आदमी हो या आदम हो रहो। बहुजनों का दिमाग खराब है, अगर इनका दिमाग ठीक हो जाए तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। एकजुट हो करके वोट डाल दोगे, ये गांव की प्रधानी नहीं जीत सकते, राजधानी की सपना भूल जाएंगे। सरकार बनाना ही बंद कर दो, ये पैदा होना बंद कर देंगे। आरक्षण के खिलाफ सोच नहीं सकते हैं। आज भी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों से दुनिया बर्बाद। इन्होंने भारत को तोड़ा, इस अखंड भारत के विनाश करने का पाप अपराध अपने सर पर लेने से लजाते हैं। इतने बेशर्म लोग हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, अधिकार हमारा है। जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। तथागत के पूरी फिलॉसफी को व्यवहार में लागू करने के लिए राजा अजातशत्रु बुद्ध के मरने के ठीक 4 महीने बाद पहली बैठक हुई है। और घटना सिर्फ ये था कि जो अंतिम समय का जो ब्राह्मण सुभद्र जो है तथागत का शिष्य बनने के लिए गया, उसने जो विरोध दर्ज कराया, थेरा महाकश्यप के पीछे पीछे भिक्षाटन के लिए जा रहा था, प्रातः काल की बेला थी, और कहा कि बड़ा अच्छा हुआ ये बूढ़ा चला गया, अच्छा हुआ, बड़ा टीका टिप्पणी करता, अगर यदि जिंदा रहता, कैसे उठना है कैसे बैठना है देश भर का बवाल बतियाता, तो बढ़िया है चला गया। मात्र इतनी साधारण बात महाकश्यप थेरा के मस्तिष्क में आ गई कि तथागत के संदेश जो मानव कल्याण के लिए है वह लिखा पढ़ी में नहीं है, प्रांजल है, तो उसको एकत्रित कर लिया जाए। तो प्रथम धम्म संगीति का आयोजन 4थे महीने में हुआ, और 4थे महीने में जब हुआ तो उसमें 700 अरहत भिक्षु जो तथागत की ज्ञान परंपरा से सीख करके उस ऊंचाई को प्राप्त किए जहां बुद्धत्व कहते हैं, वो बातें सामने आ गई। दूसरा फिर 100 साल बाद कालाशोक के समय में भांते यश ने देखा कि तथागत से जुड़े हुए लोग, जैसे आज भी हम जाति संवेदनशीलता से ग्रसित लोग हैं, और उसी का नाम है ब्राह्मणवाद, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो भंते रेवत ने देखा कि वैशाली गणतंत्र के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम बुद्ध के रिश्ते से आते हैं, हमें सील पालन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम संबोधि प्राप्त कर लेंगे। इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए फिर बैठक बुलाई गई और 900 भिक्षु इकट्ठे हुए। पंचायत 9 महीने चली और संगायन हुआ। फिर 200 लगभग 61 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, अशोकाराम बिहार पटना में भगवान बुद्ध के संदेशों का संगायन मोगली पुत्र तीर्थ थेरा के नेतृत्व में हुआ। वहीं से इस भारत के महाविनाश का, जो दादा चंद्रगुप्त ने अखंड भारत बनाया था, जो आज भी भारतवर्ष दुनिया में कायम है, लेकिन वह आपके राजनीतिक राज्य की सीमा स्थिर नहीं है। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आपसे अलग हुआ है, बर्मा, श्रीलंका भी अलग हुआ, नेपाल अगर अलग हुआ है, उसका एकमात्र जिम्मेदार आज भी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हुरदंग दल के बाप दादों से लेकर उनकी परंपरा चली आ रही है। यही सब के सब है। ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अगर दुनिया को परेशानी है इन्हीं आतंकवादियों के षड्यंत्र से, वरना पूरे दुनिया में न तो साम्यवाद की जरूरत होती न ही पूंजीवाद की, क्योंकि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों से दुनिया बर्बाद, और भारतीय परिवेश में ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों से भारत बर्बाद। ये लाइन खड़ी। अब सवाल होता है कि उसके बाद बैठक हुई है ईसापुर 247 श्रीलंका, 101 श्रीलंका में 2 बैठक, चौथी और 5वीं, 6वीं भारत के अंदर है काश्मीर, कुंडलवान, सम्राट कनिष्क, और 6वीं सम्राट हर्षवर्धन की धम्म परिषद की बैठक है। और वह बैठक
कन्नौज 18 दिनों तक चली है। 80 देशों के राजा आए, 80,000 पब्लिक जुटी और काफी बड़ी संख्या में अरब भिक्षु। 3,000 स्थविर महाभिक्षु आए थे, 1,000 नालंदा विश्वविद्यालय के स्थविर थे और 2,000 ये टीका यूनिवर्सिटी के दुनिया के आतंकवादी पागल पंथी लोग भी इकट्ठे हुए थे, जो आज अपने को भगवान बुद्ध का शब्द चोरी करके सनातनी कहते हैं। ये भी वहीं इकट्ठे हुए थे। और ये 642 ईस्वी के बाद अखंड भारत लिखा पढ़ी ने तोड़ने के लिए 2 हथियारों का उपयोग किया। एक तो प्रजापति ब्रह्मेश्वरी विश्वविद्यालय, जिसे आध्यात्मिक कहते हैं, खुराभात की जड़, और दूसरा 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति। उसके पहले तो भारत में मैंने मेगास्थनीज की पूरी इंडिका जो भी प्राप्त है 1846 की लिखी हुई डॉक्टर शानबैग जर्मनी पूरा पढ़ लिया है। भारत में जाति व्यवस्था थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, वेद पुराण उपनिषद तेरा कूड़ा कचरा था ही नहीं, यह भी उसको दिखा कि था ही नहीं। इन्होंने भारत को तोड़ा, इस बात के लिए तोड़ा कि राजा अशोक ने जो धम्म परिषद की तीसरी बैठक कराई थी, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय के बुनियाद पर जो अखंड भारत सजाया गया था, उस अखंड भारत का 700 से ज्यादा भागों में देश तोड़ने का पहला अपराध 60,000 बौद्ध भिक्षु जो नकली थे, जो ऊंची जातियों के थे, इन लोगों ने किया है। ये उसमें लिखा पढ़ी में है ऑन द रिकॉर्ड, और उसी में से निकला हुआ पुष्यमित्र शुंग और पतंजलि और उनकी परंपरा का पाणिनि, उन्हीं की परंपरा का आदि शंकराचार्य, जो आज कहा जाता है कि ये धर्म गुरु है। दुनिया का आतंकवादी धर्म गुरु कैसे हो गया? जब बुद्ध ने 311 शीलों की स्थापना की, शील का पालन करने से समाज में शांति विकास पैदा होता है। पहले लाइन था कि हम हिंसा करने से विरत रखने का संकल्प ग्रहण करते हैं। तो शंकराचार्य का जो किताब है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक यज्ञों में की जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं है। हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, ये महावीर स्वामी का है। हिंसा नहीं करेंगे ये महावीर स्वामी, अहिंसा भगवान बुद्ध का है। तो थोड़ी फर्क है कि जियो और जीने दो। मुझे भी जीने का हक है और आपको भी जीने का हक है, ये तो भगवान बुद्ध का है। और इस लाइन के खिलाफ तुमने हत्या करना शुरू किया और कानून सम्मत बनाया। ये सारी घटनाएं तुम्हारा कूड़ा कचरा 4 आधारों पर मौर्य साम्राज्य के विनाश के बाद बनाया है। भाषा शास्त्र, मौर्य पीरियड तक की पूरी भाषा पाली है, प्राकृत है, लिपि अरेमाइक है, खरोष्टी है। अगर ये लिपि और ये भाषा है, तेरी संस्कृत कहाँ थी? जबरी तू बतियाता है, गुंडागर्दी करता है कि ये भाषा पुरानी है। पूरा तात्विक साक्ष्य बता रहे हैं कि 150 ईस्वी में पहली बार रुद्र दामन के शिलालेख में टूटी फूटी भाषा में तेरी संस्कृत निर्मित हुई है। ईस्वी के बाद है, मौर्य पीरियड में तेरी भाषा नहीं। तो तेरा वेद भी नहीं, क्योंकि वो सीधे सीधे संस्कृत में है। पुराण भी तेरा संस्कृत में है, तुम्हारा महाकाव्य संस्कृत में है, सब का सब तेरा फराड है। और पूरा तत्व की खुदाई में जो भी मिला है, चाहे वो लॉर्ड कनिंगम हो, चाहे जेम्स प्रिंसेप हो, जितने भी अंग्रेजों ने खुदाई करके दिया हमें, वो सब का सब प्रमाणित करता है कि तेरा कहीं कुछ नहीं है, एकदम सब पूरा तत्व साहित्य से खत्म। अब आओ, 21 मई 2001 डॉक्टर बामसाद अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय उताह अमेरिका, जो जेनेटिक शास्त्री हैं, 234 जेनेटिक डॉक्टरों ने डीएनए अनुसंधान किया भारत का कि यहाँ पर जातियां हैं, दुनिया में वर्ग है, गरीब अमीर है, लेकिन भारत में जातियां तो सच्चाई पता लगी। सच्चाई की जांच हो गई तो 4 ही वर्ण निकल के आए। टोटल ऊंची जाति का ब्राह्मण वर्ग में 99.99% यह निकल के आया है कि ये ऊंची जाति है। कहाँ है इसका डीएनए? रसिया के मैकथाई प्रांत से मेल खाता है डीएनए, वहां से भारत का नहीं है। तो जो 0.01% बचता है वो कौन है?
इनके विषय में एक कहावत मैं बहुत दिन से सुना था, पकड़ नहीं पाता, अचानक पकड़ में आ गया ये डीएनए शोध पढ़ने के बाद कि ऊंट उपाध्याय ऊसर, इनकर विधाता दूसर। ये ऊंट और उपाध्याय है कौन भाई? ऊसर, इनका विधाता दूसर, यानी भगवान बुद्ध के जमाने के जो बौद्ध मतावलंबी बौद्ध भिक्षु थे, जो जाके नकली ब्राह्मण बनने लगे। बहुत लंबे समय तक उपाध्याय जाति के ब्राह्मणों की शादी का संबंध ब्राह्मण जातियों में नहीं था, सिर्फ उपाध्याय का उपाध्याय में था। अब हो सकता हो कुछ घालमेल हो गया, वरना नहीं था। ये पकड़ में आ गया कि ये कौन है। अब आते हैं ये जो क्षत्रिय लोग बने पड़े हैं, पाखंडी कर्मकांडी, भारत इतने भागों में टूट गया, अखंड भारत के विनाश करने का पाप अपराध अपने सर पर लेने से लजाते हैं, इतने बेशर्म लोग हैं। अरे ये भी तुम ले लो अपने सर पर कि तेरे बाप दादाओं ने अखंड भारत को तोड़ा है, क्योंकि मोछ बकरी का पोछ जैसा हिड़ते हो। तेरे पास ही तो ठिका लिए थे कि हम सैनिक हैं, क्षत्रिय हैं, देश की सुरक्षा करेंगे। फिर देश अगर टूट गया, गुलाम हुआ, उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारा वर्ण भेद है, तुम्हारी जाति व्यवस्था है, उसके हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमें तलवारें रखने का हक नहीं। यह तो हो गया। अब हम आते हैं वैश्या साहब का कितने परसेंट है? ये कह रहे कि 99.98% जो हमारा प्राचीन काल का लड़ाकू फोर्स, जिसको उलट दिए छत्री कहते हैं, इसमें भी 0.14%, लगभग 12%, 0.12, इतना परसेंट हमारे लोग हैं। ये कौन? प्राचीन भारत के वो 16 महाजनपद के फाइटर फोर्स, 10 गणराज्यों के फोर्स और 4 दादा चंद्रगुप्त को जो दहेज में भारत मिला था अफगानिस्तान का, यही आर्यावर्त है, यही वो भारत है। 30 राज्यों को मिला के अखंड भारत बना था। कहाँ है? इसके तोड़ने का अपराध नहीं लोगे अपने सर पर। अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हो तुम, लेकिन गड़बड़ करते हैं। फिर चौथे नंबर जो वैश्या है, ये 99.96%। ये बेचारा जो है कि विदेशी है डीएनए, ये 3 विदेशी है। तो ये तो सिद्ध ही हो गया कि वर्ण व्यवस्था में जो 10% है, जिसको सबसे पहले शोषित इनकलाब के लेनिन, अमर योद्धा जगदेव प्रसाद और माननीय रामस्वरूप वर्मा ने ललकारा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये उन्होंने आवाज दिया। क्या हमने माना? हमने माना, चूंकि समय लिमिट है, वरना एक एक लाइन पढ़ेंगे तो दिमाग खुल जाएगा। अब हम आते हैं इतने के बाद कि जब इन्होंने देश तोड़ दिया तो देश रिएक्शन में आया। लंबी लड़ाई चली है, 647 ईस्वी से लेकर 1026 तक खुलेआम भारत के अंदर बौद्ध बनाम ब्राह्मण का संघर्ष चला है, वर्ण व्यवस्था बनाम मानववाद का जंग चला है। इसलिए कहना चाहूंगा कि मानववाद और ब्राह्मणवाद के बीच चल रही जंग में किस ओर हो तुम? आदमी हो या आदम खोर हो? कौन हो? आदमी हो तो नमो बुद्धाय की लाइन बनी है, 90% एक तरफ हो जाओ, 10 एक, जैसा पेरियार रामास्वामी नायकर ने, पेरियार ने किया था। उनके मूवमेंट से डरे हुए लोग पूरा महाराष्ट्र जो तमिलनाडु का भाग है, प्रथम चुनाव में 2 गांव के प्रधान जीते थे। एमपी एमएलए जीतने के नाम पर तो डर गए और जीतने के लिए 20 कन्याओं का उपयोग किए, और उस 20 कन्याओं के रूप में जयललिता को आगे खड़ा के बना दिया। इनको लाके एमजी रामचंद्रन से शादी विवाह किया या नहीं किया, विलंब हुआ। उस लाइन से डीएमके को तोड़ा गया। जब आप अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करेंगे तब तो जंग लड़ेंगे। तो हमें कहाँ ले जाना है? अब मैं आता हूँ 1848 से लेकर के काशीराम जी, 1848 से चलते हैं। तो 1848 से जब आते हैं भारत के अंदर, तो बाबा साहब 1920 में पढ़ के विदेश से आए, बड़े भाई बता रहे थे। 1920 के बाद 1927 से मूवमेंट खड़ा हुआ, जब भारत के अंदर महार तालाब, कालाराम मंदिर, 2 घटनाएं इतिहास की हैं। बहुजनों का दिमाग खराब है, अगर इनका दिमाग ठीक हो जाए
तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। एकजुट हो करके वोट डाल दोगे, ये गांव की प्रधानी नहीं जीत सकते, राजधानी की सपना भूल जाएंगे। इसलिए कहना चाहूंगा कि अगर बाबा साहब को समझते हैं तो साइमन कमीशन का विरोध करने वालों को सबक सिखाना जरूरी है, मंडल कमीशन का विरोध करने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आ ही गई, आज तक तो लागू होने के विषय में चर्चा भी नहीं। इस देश में क्या भय और दहशत है, क्योंकि समय सीमित है। कभी बैठे इस पर चर्चा करें तो कैडर क्लास में बैठकर A to Z तक जब पढ़ लेंगे तो ये लोग मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, कोई आदमी गलती नहीं करेगा। जैसे भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में चंपा दुराई नाम की ब्राह्मण महिला ने भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट का हवाला देते हुए कहा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिला हुआ है ये मूल अधिकारों के उल्लंघन में है, क्योंकि विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण का विरोधी है। पेरियार साहब समझ गए कि ये भारतीय संविधान को उलटने के षड्यंत्र चल रहे हैं, और बाबा साहब ने जो भी सहयोग दिया, पेरियार साहब ने आंदोलन चलाया, और आंदोलन के परिणाम स्वरूप डर करके इन लोगों ने संवैधानिक कवच दिया। अनुच्छेद 4 जोड़ा 15 के साथ, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने 24वें संशोधन में फंडामेंटल राइट का जो कवच अनुच्छेद 13 है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई विधियां, पारित किए गए आदेश निर्देश उल्लंघन की मात्रा तक स्वतः शून्य हो जाएगा, इसको उलट दिया। उन्हें लगा दिया कि रीति रिवाज, परंपरा और कानून विधि मान्य होंगे, तो बचा क्या? अगर गौर से समझे, चंद मिनट इजाजत हो तो मंडल कमीशन को समझाना चाहेंगे। चंद मिनट, बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, इसलिए देना चाहता हूं कि इसको आप समझ लीजिए। भारत का लोग समझता नहीं है। ये हमारे नेतागण विरोध करते आते रहे हैं ना आरक्षण का, सभी ऊंची जातियों के लोग चाहे जिस दल में हो, अगर वो आपके साथ हैं तो आपके राष्ट्रीय नेताओं की मुखबिरी करके ऊंची जातियों के विरोधियों को बताते रहते हैं कि नेता का ये जजमेंट हो रहा है, ये फैसला है, इसके खिलाफ एक्शन लेना है। ये मुखबिर लोग हैं। क्यों? क्योंकि बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। यही कटु सत्य और नग्न सत्य है। जो इस परिभाषा और व्याख्या को नहीं मानता वह एक नंबर का या तो मूर्ख है या तो एक नंबर का धूर्त है। फैसला आपके हाथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। मंडल कमीशन से ढेर ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे, जबरी समय दिया हूं। मंडल कमीशन के विरोध में जब बीपी सिंह जी, कांसीराम जी द्वारा चलाया गया आंदोलन, जिसमें मैं भी 4 दिनों तक बनारस में मोर्चा संभाला हुआ था, यूपी कॉलेज के गुंडों से मुकाबले चल रहे थे और उस गुंडों का नारा था, हम लोग नारे लगा रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, क्योंकि ये नारे लगा था। आप लोग गंभीर होकर देखें, 74 में जगदेव प्रसाद की हत्या है, 77 में 75 की इमरजेंसी, 77 की सरकार है। काहे के लिए हत्या हुई थी, कभी सोचा? जगदेव बाबू इस मंच पर नहीं है, उधर बगल में है। जगदेव प्रसाद ने 23 जुलाई 1974 को ऐलान कर दिया कि चाहे जो भी हो, हर हालत में बिहार में सरकार हमारी होगी, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। जहां तक सेंटर का सवाल है, केंद्र का, केंद्र की भी सरकार बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? अगर सरकार बनेगी तो अगले सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। और दूसरा के बाद तीसरा नारा दिया। तीसरा नारा वो कह रहे हैं कि हक हकूक मान सम्मान की लड़ाई में सारे बिहार को सहार बना। सहार में सभा हो रही थी, दाम बांधो काम दो वरना गद्दी छोड़ दो। 7 बड़े जमींदार जो आतंकवादी थे, बहुजनों के मां बहन की आबरू लूटते थे, उनको कामरेड मास्टर जगदीश प्रसाद की फौज ने मार गिराया था और पूरे बिहार कांप गया था। मैकूराम डीआईजी थे, पूरा बिहार कांप गया था। और जगदेव बाबू का भाषण था उसी दिन का कि मैंने शोषित दल की स्थापना के दिन ही
गांधी मैदान पटना में कहा था, बगल में ही विद्यालय में उनका कार्यक्रम हुआ था। बोले कि मैंने उसी दिन कहा था कि भारत में 90% शोषितों का मुल्क पर राजपाट तब आएगा जब भारत के गांव, गली, नहर, शहर से लेकर दिल्ली की गलियां खून से लब भर जाएंगी। उस दिन आएगा इस भारत में बहुजनों का राज, उसके पहले आने वाला नहीं है। शिवानंद तिवारी कटहर का तरकारी है जाका बीमारी, इन्होंने पत्थरबाजी कर दिया। रामानंद तिवारी के बेटे जगदेव बाबू ने कहा मैं पहचान रहा हूं तुम्हें शिवानंद, तू रामानंद तिवारी का बेटा है, मेरा भी बेटा है, लेकिन तुझे पता नहीं है कि मैं शोषित इनकलाब की लड़ाई लड़ रहा हूं और 90% बहुजनों के भाग्य का फैसला होने वाला है और तू बीच रास्ते में रोड़ेबाजी कर रहा है। इसलिए साथियों, धरो, पकड़ो और मारो, जो होगा वो मैं देख लूंगा। जगदेव प्रसाद का भाषण था। तो मैं अपनी बात, क्योंकि मैं जबरी समय ले रहा चाहता था मंडल समझाना, लेकिन चंद लाइन सुन ही लीजिए। मंडल जबरी इसलिए कर रहा हूं कि वो जरूरी है कि आप समझे, माइंड में नहीं होगा। मंडल कमीशन 7 अगस्त 90 को घोषित, 13 अगस्त 90 को अध्यादेश जारी, उसके बाद विरोध पूरे देश में और बवाल। जब बवाल हुआ तो उस बवाल के बाद ये नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, सड़कों पर उतरे और इनके नेता पार्लियामेंट में विरोध किए और यही भज भज मंडली के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर अड़ंगेबाजी कर रहे थे। बहुजनों का माथा इतना खराब और खास करके पिछड़ी जातियां पागल। बाबा साहब का वह कथन सिद्ध करते हैं कि शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है। बहुजन के भाइयों पिछड़े, कान खोल करके सुनो, लेकिन तुम पिछड़ो सोचो, तेरा 27 जो होता है वो तो 60% आरक्षण है और 60 के हिसाब से 6 5 30, 300 तो तेरा जाना चाहिए। मात्र 157 अभी जीत करके गए हो। माथा किसका खराब है? किसका माथा खराब है? तो जब वहां विरोध किए तो आप सुन लीजिए क्या फैसला जजों का आया। ये मत समझिए कि ऊंची जात के सांसद, विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता विरोधी है। इनके सबसे बड़े जजमेंट जज देने वाले जो हैं, मैं उनकी न्याय प्रक्रिया पर, न्याय पर सवाल उठाता हूं कि 52.5% जो मंडल कमीशन का फैसला, 52.5% को 52.5% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये पहला जजमेंट। न्यायपालिका न्याय देने के लिए बनी है। न्याय मंदिर में न्याय की हत्या, पुख्ता प्रमाण कि 60% पिछड़ों को मात्र 27%, 52.5 को 52.5 नहीं 27 देंगे और 27 में भी शिक्षा में अधिकार नहीं देंगे, नौकरी में नहीं देंगे। धन्य तो तब हो गया हमारे जैसे आदमी सोचने वाला कि मुकदमा चला पिछड़े वर्ग का और फैसला दे दिए अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ। ये जज लोग हैं, अब इनको जज कहें या कानून के हत्यारे जल्लाद कहें, बंद कर देगा। वहां से ये फैसला दिए और कहे प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा जो SC ST को रिजर्व समाप्त किया जाता है। अब सवाल उठता है कि उसके बाद कौन आया कि नागराज आए। नागराज सुप्रीम कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस दीपक मिश्रा का फैसला आया। और फैसला सुनिए, जहां अखिलेश जी फंसे और मायावती। दीपक मिश्रा ने कहा कि आरक्षण तो मिलना चाहिए प्रमोशन में, लेकिन पता यह करना है कि आरक्षण देने से जातिवाद का जहर बढ़ता है या खत्म होता है। किस थर्मामीटर से मापा जाएगा? कोई थर्मामीटर है? जज साहब ने फिर आगे फैसला दिया कि इनकी जनगणना करा ली जाए कि कोटा पूरा हो गया या नहीं। अब कोटा पूरा हुआ कि नहीं कोई फैसला नहीं। बहन जी ने कर दिया कि रोक दिए। तब तो और हद हो गई। अश्विनी कुमार उपाध्याय नामक जज ने कह दिया उसी लाइन में कि अगर आप जाति का सर्टिफिकेट लगा देंगे तो फिर आपको जाति के घेरे में रहना है। प्रमोशन में चाहे जितना आप पढ़ लिख के टॉप पा जाए, 100 में 100 नंबर, आपको रहना है आरक्षण की सीमा में। क्योंकि पहले होता था कि 50 के ऊपर आरक्षण वाला चला जाता। ये सब हो गया कि नहीं हुआ? अब गलती किससे हुई? वोट हमने दिया, सरकार बनाई, इसलिए गुंडई किए। सरकार बनाना ही बंद कर दो, ये पैदा होना बंद कर देंगे आरक्षण के खिलाफ। सोच नहीं सकते हैं। 2 जजों ने और फैसला दे दिया। 7 अगस्त 2020 उत्तराखंड के जज ने कहा कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। दूसरा जज है तमिलनाडु के खिलाफ दे दिया। 11 जून 2020 को कहा कि आरक्षण तो मूल अधिकार है ही नहीं, ये तो मात्र 10 साल के लिए था, इसे खत्म किया जाना चाहिए। तो हम लोग क्या पागल थे जो नारे लगा रहे थे? पेरियार साहब के जमाने में 1951 के फैसले में
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 आया कि ये आरक्षण मूल अधिकारों की सुरक्षा में है। इसलिए कहना चाहूंगा बंद कि आरक्षण कोई भीख नहीं, यह अधिकार हमारा है। जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। जय भारत, जय भारती। मैंने जो 5, 7, 10 मिनट समय ज़्यादा लिया, क्षमा चाहूँगा साथियों, इसलिए कि उसको विधिवत समझना जरूरी था कि गलती हमसे है, उनकी कोई गलती नहीं। हमने वोट दिया, सरकार बनाई, अत्याचार किए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।